वी विल स्टार्ट द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड। इसका क्वेश्चन भी आपको दो तरह से आ सकता है। या तो आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन अ पीरियड, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन अ पीरियड। या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, या सेकंड जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो ये आएगा हाउ एटॉमिक साइज चेंज इन पीरियड। इन दो तरीक़ों से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। अब सबसे पहले हम अगेन कोई एक पीरियड स्टार्ट कर लेते हैं। हम सेकंड वाला पीरियड लेंगे। पीरियड को मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी फ्रॉम लेफ़्ट, देखें ये मेरा राइट हैंड है जिससे मैं लिखती हूँ, जो मेरा दूसरा हैंड है वो लेफ़्ट हैंड है। हम जब भी पीरियोडिक टेबल को पढ़ना शुरू करते हैं हम उसकी लेफ़्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। अगर मैं अपना सेकेंड पीरियड लिखती हूँ तो उसमें मेरे पास आते हैं लिथियम, ये फर्स्ट मेंबर है। लिथियम के बाद सेकंड मेंबर है बेरिलियम, उसके बाद नेक्स्ट है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये मेरा सेकंड पीरियड है जिसमें ये टोटल मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर्स लिखती हूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे नियॉन का 10। चूँकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है यानी ये एक नोबल गैस है, और नोबल गैसेस वो हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि उनके लास्ट शेल्स या उनके वैलेंस शेल्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसलिए हम फिलहाल नियॉन को उसकी बात नहीं करेंगे। नियॉन की मैं नियॉन को पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड में से स्किप कर दूंगी। बात करना चाहें तो वो भी की जा सकती है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको स्किप कर दूंगी। मैं सारे के सारे एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ नहीं करूंगी। मैं जस्ट 3 to 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं। एक फर्स्ट वाला ले लेते हैं लिथियम, एक हम ले लेते हैं बोरॉन ले लेते हैं, और इसके साथ नाइट्रोजन का कर लेते हैं ड्रॉ, और फोर्थ वन हम कर लेते हैं फ्लोरीन का। मैं इन 4 एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि इनका एटॉमिक साइज़ किस तरह से चेंज हो रहा है। अच्छा जी, लिथियम था फर्स्ट हमारा मेंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3। अगर मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इट मींस के न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल आ जाएगा उसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए लिथियम में। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि फर्स्ट शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और सेकेंड शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकंड में आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, और अगर फिर उससे ज़्यादा हो जाए तो आपने थर्ड शेल पे आ जाना है। लिथियम के बाद सेकंड जो मेंबर हमने डिसाइड किया था बेरिलियम को हमने फ़िलहाल स्किप कर दिया। बेरिलियम के आगे बोरॉन की बात कर लेते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में मेरे पास आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया बोरॉन। बोरॉन के आगे नेक्स्ट मेंबर नाइट्रोजन हमने ड्रॉ करना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और 1 2 3 4 5। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन। आगे मैं लास्ट वाला अपना जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ जो कि है हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन को मैं ड्रॉ करूँ तो ये उसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। चलें जी, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब मैं अगेन एटॉमिक जो इनका साइज़ है उसका ट्रेंड डिस्कस करती हूँ कि जब हम लेफ़्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो आपका एटॉमिक साइज़ किस तरह से चेंज होता है। ये 5 पॉइंट्स अगर आपको याद हों, ये जब मैंने आपको ट्रेंड इन ग्रुप करवाया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये 5 पॉइंट्स अच्छी तरह से याद कर लें और इसी तरतीब में याद कर लें क्योंकि हमने बार बार इन्हीं को डिस्कस करना है। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से जो कि है हमारा एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर देखें बच्चे, ये आपका फर्स्ट मेंबर था लिथियम 3, उसके आगे बेरिलियम आ जाता है 4, बोरॉन 5, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड लास्ट वन फ्लोरीन 9। तो आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये होगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीज़। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है प्रोटॉन्स पे, यानी मैंने आपको बताया था प्रोटॉन मीन्स पेरेंट्स या टीचर्स कितने हैं। देखें जी, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इट मीन्स के इसके न्यूक्लियस के अंदर
3 प्रोटॉन्स होंगे। आपका जो बोरॉन था, बोरॉन में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। इट मीन्स के न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स के न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं। और फ्लोरीन जो आ गया, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इट मीन्स के इसके पास 9 प्रोटॉन्स हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके प्रोटॉन्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स के जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, या जो टीचर का कंट्रोल है, टीचर का होल्ड है, टीचर का रोब है, वो ज़्यादा हो रहा है या वो कम हो रहा है। तो फ़िलहाल देखने से तो ये लग रहा है कि टीचर चूँकि ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, तो इट मीन्स के न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा हो रहा है, टीचर का डर भी ज़्यादा होगा बच्चों को। अब इधर आपने देखना है इन 2 पॉइंट्स में, नंबर ऑफ़ शेल्स और शील्डिंग इफ़ेक्ट। ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं ना, ये वो पॉइंट्स हैं जो वेरी करते हैं सब ट्रेंड्स के अंदर। इनकी वजह से सबसे ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स देख लें बच्चे। रोज़, ठीक है, इसमें लिथियम के अंदर सिर्फ 2 शेल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 शेल्स हो गए। बोरॉन को देखें, बोरॉन में भी 1 और 2 शेल्स हैं। नाइट्रोजन में 1 और 2 ही शेल्स हैं। फ्लोरीन में 1 2 शेल्स हैं। तो नंबर ऑफ़ शेल तो चेंज ही नहीं हो रहा। बच्चे आ रहे हैं क्लास के अंदर, स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो रोज़ हैं स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए वो रोज़ ज़्यादा नहीं हो रही। तो इट मीन्स कि अब देखें, आप ज़रा इसको सोचें ना कि पहले आप, या चले पहले शील्डिंग इफ़ेक्ट को कर लें। शील्डिंग इफ़ेक्ट ये था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते चले जाते हैं, आपकी रोज़ ज़्यादा होती जाती हैं, तो जो सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस फैक्टर को आपने कहा था शील्डिंग इफ़ेक्ट। अब इस केस में तो रोज़ ज़्यादा ही नहीं हो रही, रोज़ तो सेम है, नंबर ऑफ़ शेल्स तो सेम है। तो इट मीन्स कि बच्चे तंग नहीं करेंगे, क्योंकि देखो पहले क्लास में 3 टीचर्स थे, 2 रोज़ है ना, 3 टीचर्स थे, कंट्रोल हो जाएंगे। अब 5 टीचर्स आ गए क्लास के अंदर, रोज़ तो अभी भी 2 की 2 हैं। तो इट मीन्स कि सेकंड रो वाले बच्चे जो हैं वो भी डरेंगे। उन्हें पता है कि अगर एक टीचर ने ना देखा तो दूसरा देख लेगा, दूसरा नहीं देखेगा तो तीसरा देख लेगा। अगले केस में चले जाए तो 7 प्रोटॉन्स हैं, यानी 7 टीचर्स हैं, और रोज़ अभी भी 2 की 2 हैं। बच्चे अभी भी टीचर के काबू में हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए टीचर से। और फ्लोरीन को अगर मैं चेक कर लूँ तो फ्लोरीन में 9 टीचर्स हो चुके हैं, लेकिन रोज़ अभी भी 2 की 2 हैं। तो यानी शील्डिंग इफ़ेक्ट और नंबर ऑफ़ शेल्स ये दोनों के दोनों सेम है, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही। ना तो नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा हो रहे हैं और ना ही आपका शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता चला जा रहा है। शील्डिंग इफ़ेक्ट भी वैसे का वैसे ही है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे बच्चे। अगर एक्स्ट्रा रो आ जाएगी, लेट्स सपोज कि ये लिथियम है, लिथियम में कोई तीसरी लाइन आ जाएगी, तो अब ये जो तीसरी लाइन वाले बच्चे होंगे इनको डर नहीं लगेगा टीचर से, क्योंकि वो तो ये कहेंगे ना कि हम टीचर से दूर हो गए हैं। लेकिन फ़िलहाल तो क्लास में जितने बच्चे आते जा रहे हैं, टीचर उनको सेकंड रो में ही बिठा रहा है, तो इसलिए शील्डिंग इफ़ेक्ट भी सेम रहेगा। लास्ट वन है आपका पॉइंट, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब था कि टीचर का एट द एंड क्लास में रोब होगा या नहीं होगा, ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था। यहाँ पे टीचर का रोब होगा, क्योंकि 2 रोज़ हैं, बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे और स्टेज के ऊपर 3 टीचर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे रोब आपके ख्याल में क्या हो जाएगा? यहाँ पे टीचर का कंट्रोल जो है क्लास पे वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि डिस्टर्बेंस क्लास में नहीं हो रही, रोज़ भी उतनी की उतनी ही है, लेकिन टीचर ज़्यादा हो गया, अब सख्ती ज़्यादा होगी। 7 प्रोटॉन्स की बात कर लें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे सख्ती और ज़्यादा हो गई है। और अगर फ्लोरीन पे मैं चली जाऊँ तो फ्लोरीन में तो सख्ती बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और आपको पता है कि जैसे जैसे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जाएगा, न्यूक्लियस जितना ज़ोर से आखिरी शेल को खींचेगा, जितना ज़ोर से आखिरी शेल को कंट्रोल करेगा, एटम का साइज़ उतना छोटा होता चला जाएगा। जिधर रोब ज़्यादा होगा वो क्लास उतनी छोटी रहेगी, उतनी कंट्रोल्ड रहेगी, और जितना रोब कम होता चला जाएगा वो क्लास उतनी बड़ी होती चली जाएगी। तो अब ये देखें, यहाँ पे टीचर का रोब है लेकिन इधर ज़्यादा है, आगे चलें उससे ज़्यादा, आगे चलें उससे ज़्यादा। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं टीचर का रोब ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, एटम का साइज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द पैसेज ऑफ द पीरियड आपके एटम का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। लिथियम का साइज़ बड़ा होगा, बेरिलियम का उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, लिथियम की निस्बत छोटा होगा। नाइट्रोजन का साइज़ बोरॉन की निस्बत और छोटा हो जाएगा, और फ्लोरीन का साइज़ जो है वो इन तीनों की निस्बत सबसे छोटा होगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। अब जी अगर आपने ये बुक वाला आंसर याद करना है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको वो वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो हम अगेन इस आंसर को ख़ुद से लिख सकते हैं।
हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आप पीरियड की बात कर रहे हो ना, तो आपने सबसे पहली लाइन ये लिखनी है कि आप मूव किस तरफ कर रहे हो, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो या लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो। हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर इंक्रीज। ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई कि जब आप लेफ़्ट टू राइट किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। अब आपका सेकंड पॉइंट था जी न्यूक्लियर चार्ज। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप मूव करते चले जा रहे थे आपका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा था। सेकंड लाइन हमारी होगी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा हो गया। अब आप चाहें तो आप थर्ड और फोर्थ पॉइंट को इकट्ठा एक्सप्लेन कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर। आपका दिल करे तो आप 2 अलग अलग लाइंस लिख लें और आपका दिल करे तो आप एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दें, डजेंट मैटर। लेकिन आपने पाँचों के पाँचों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। नंबर ऑफ़ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट दोनों सेम थे ना, चेंज तो कोई नहीं आया था, तो मैं एक ही लाइन में इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तीसरी लाइन में लिखती हूँ नंबर ऑफ शेल एंड shielding effect remains same। ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। अब 5वां पॉइंट था आपका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में वो भी हमने देख लिया कि वो भी इंक्रीज़ कर रहा था। पहले रोब कम था, फिर ज़्यादा हो गया, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, यानी न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो अगली लाइन आएगी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। ये तो हो गए आपके 5 फैक्टर्स डिस्कस। अब लास्ट लाइन जो आपने लिखनी है वो आपने बताना है कि एटम का साइज़ पीरियड में डिक्रीज़ होता है या पीरियड में इंक्रीज़ होता है। तो हमने देखा कि एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा था, तो लास्ट लाइन लिखेंगे हम ड्यू टू दीज रीजन्स, कि इन सारे के सारे फैक्टर्स की वजह से, ड्यू टू दीज रीजन्स द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस along the period। Due to these factors the size of atom decreases along the period। ये आपका पूरे का पूरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन अ पीरियड।